भाइयों बहनों, बदलना चाहते हो कि नहीं? बदलना चाहते हो कि नहीं? बदलना चाहते हो कि नहीं? बदलना चाहते हैं कि नहीं? आजकल ये विज्ञापन बहुत लोकप्रिय है, जिसमें मोदी जी की नकल उतारी गई है और सब लोग जवाब देते हैं हाँ। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई में हम बदलना चाहते हैं? इसका जवाब हम जब अपने आप से पूछेंगे तो अंदर से जवाब जरूर आएगा। अगर नहीं आता है तो आज के इस लेक्चर के जरिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस लेक्चर में, जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया समझने के लिए हम चलते हैं आज से 2400 साल पहले अरिस्टोटल के पास, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के गुरु थे। उनको हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। अरस्तु कहते हैं किसी भी वस्तु की स्वाभाविक स्थिति स्थिर है, अचल है, चलायमान नहीं है। मतलब किसी भी वस्तु को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत है, किसी चालक की जरूरत है। कोई भी वस्तु अपने आप नहीं चलेगी। और अगर किसी बाहरी शक्ति की मदद से हम किसी वस्तु को हम चलाएंगे भी तो वो वस्तु अपने आप चल चल के स्थिर हो जाएगी। अब ये मैच बॉक्स देखिए, ये एक वस्तु है, ये अपने आप नहीं चल रही है। यहाँ से हमने बल लगाया और ये वस्तु चलना शुरू हो गई, फिर वापस रुक गई। ये डस्टर, ये एक दूसरी वस्तु है, उससे थोड़ी बड़ी वस्तु है। इसको चलाने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन ये भी रुक गई। और ये डायरी देखिए, डायरी उससे भी ज़्यादा बड़ी वस्तु है, इसको चलाने के लिए हमको थोड़ा और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन ये भी रुक जाती है। और यही अरिस्टोटल ने कहा था। तो भाई, अरस्तु तो नहीं मानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप बदलना चाहती है, और अगर बदल भी देते हैं बल लगाकर तो वापस वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। और ये हमने अभी प्रयोग करके देखा भी और अनुभव भी किया। तो कोई भी वस्तु अपनी अचल स्थिति को बदलना नहीं चाहती है। लेकिन क्यों? इसका भी उत्तर ढूंढते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अरिस्टोटल का युग छोड़कर गैलीलियो और न्यूटन के युग में आना पड़ेगा। अरिस्टोटल के सिद्धांत के आधार पर लगभग 2000 साल तक लोग यही मानते रहे कि पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारे चक्कर लगाते हैं, और यह भी कि पृथ्वी गोल नहीं चौकोर है। लेकिन गैलीलियो ने आके यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने तारे सूर्य के चक्र लगाती है। और उन्होंने जुपिटर ग्रह के भी 4 चांद की खोज की और उस आधार पर भी यह सिद्ध किया कि जुपिटर के चांद अपने ग्रह जुपिटर के चक्र लगाते हैं। यहाँ पर अरिस्टोटल की थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लग गया और प्रश्न उठने लगा कि यह आकाशीय पिंड, चंद्र, तारे, ग्रह आदि किसके आधार पर चल रहे हैं। गैलीलियो के काम को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और न्यूटन ने हमको लॉ ऑफ मोशंस दिए, जिसमें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वह रुकी ही रहेगी, और अगर चलायमान है तो वह चलायमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर नेट फोर्स 0 से ज़्यादा न लगाया जाए। और यह भी कि गतिशील वस्तु एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहती है अगर उस पर नेट फोर्स 0 से अधिक न लगाया जाए। नेट फोर्स 0 का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर लगाए जाने वाले सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम 0 है, उससे थोड़ा भी ज्यादा लगाया जाए तो वस्तु अचल स्थिति से चलायमान हो सकती है, और चलायमान वस्तु अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसकी गति और दूसरा उसका डायरेक्शन। मतलब गति घटाने और बढ़ाने के लिए भी बाहरी बल की आवश्यकता पड़ेगी, और वस्तु का डायरेक्शन बदलने के लिए भी हमको बाहरी बल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है इनर्शिया के कारण। प्रत्येक वस्तु के पास, प्रत्येक पदार्थ के पास एक उसका आंतरिक गुण होता है जो कि बदलाव का विरोधी होता है, जिसको कि हम बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। और इसको सही तरीके से बोले तो इट इज इनेबिलिटी टू मेक इटसेल्फ चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है तो उसको हम 6 किलोमीटर पर आवर नहीं कर सकते, 4 किलोमीटर पर आवर भी नहीं कर सकते, न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं बिना कोई बाहरी बल लगाए।
या अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, तो 0 से 5 लाने के लिए हमको कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। बिना बल लगाए हम उसको 0 से 5 नहीं कर सकते। तो ये जो बदलाव का विरोध है इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में हम जड़ता बोलते हैं। जड़ता मतलब बदलाव का विरोधी प्रत्येक पदार्थ का आंतरिक गुण या प्रत्येक पदार्थ का मूल गुण, जिसकी वजह से वह किसी भी बदलाव का विरोध करता है। इसको हम इनर्शिया बोले चाहे जड़ता बोले, बात एक ही है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम इस इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं? क्योंकि फिजिक्स में या मैकेनिक्स में कोई भी क्वांटिटी जब तक मेजर नहीं की जा सकती है तो उसको हम क्वांटिटी नहीं मानते हैं या उसको हम प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। तो इसका जवाब है इनर्शिया को हम मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये दो बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। इस बॉडी पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये बॉडी ने यहां तक चली, और इस बॉडी को भी हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन ये बॉडी यहां तक चली। इसने जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, ये वेलोसिटी में चेंज यहां पर इसका थोड़ा कम हुआ, और इसने जो वेलोसिटी में चेंज किया यहां पर थोड़ा ज्यादा हुआ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स क्या हुआ? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस में आप देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 इज बॉडी का एक्सेलरेशन, एंड सेकेंड केस में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 इस बॉडी का एक्सेलरेशन। अब फोर्स हमने कांस्टेंट रखा, दोनों में 10 न्यूटन रखा, इसमें भी 10 न्यूटन रखा, इसमें भी 10 न्यूटन रखा। तो अब ये अगर यहां पर ये आपका ये हटा दिया जाए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया जाए, तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू के A1, एंड यहां पर हो जाएगा F इज इक्वल टू, या और बोल दीजिए K1 A1, एंड यहां पर आ जाएगा आपका K2 A2। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसका नाम है इनर्शिया। अब लीनियर मोशन के केस में ये जो इनर्शिया है ये मास से रिप्रेजेंट होता है, तो हम इसको बोल देते हैं F इज इक्वल टू M1 A1, और यहां पर बोलेंगे F इज इक्वल टू M2 A2, और ये हमारा आ गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वेयर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब आपके लीनियर मोशन के केस में ये आपका इनर्शिया का मेजर हो गया। तो यहां से आप मेजर कर लीजिए, M1 इज इक्वल टू F अपॉन A1, M2 इज इक्वल टू F अपॉन A2, एंड सो ऑन। ये कितने भी उसके लिए लगाया जा सकता है। तो दिस इज द मेजर ऑफ योर inertia in case of linear motion। तो inertia की definition आ गई। inertia is that property due to which it opposes the change in velocity and its measurement in linear motion is mass। अब change in velocity मतलब अगर बॉडी कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि 5 से 10 करना या 5 से 0 पे लाना। और अगर कोई बॉडी खड़ी है मतलब वो 0 वेलोसिटी पे है तो 0 से उसको 5 पे लाना या 0 से 10 पे लाना, ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, जिसको ये अपोज करता है, और इसका मेजर है मास। मतलब जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो वेलोसिटी के चेंज को अपोज करेगा। तो इनर्शिया मतलब बदलाव का विरोधी। मतलब ये हाथ देखिए, इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, चल रहा है बड़े आराम से। इसके ऊपर हमने कुछ वजन रख दिया, थोड़ा सा परेशानी से चलेगा, थोड़ा और वजन रख दीजिए, और रख दीजिए, और रख दीजिए। अब इसको उठाना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे जैसे इनर्शिया बढ़ता गया वैसे वैसे उसने मूवमेंट करना स्लो कर दिया। जैसे जैसे जड़ता आपकी घटती गई, देखते जाइए, जैसे जैसे इनर्शिया घटता गया रेजिस्टेंस भी घटता गया। अब तो बड़े आराम से आप, और कुछ नहीं है तो सिर्फ हवा का वजन है, हवा में इनर्शिया बहुत ही कम है, तो बड़े आप आराम से अपना बदल सकते हैं किसी की वस्तु की स्थिति को। एक होता है लीनियर मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट घूमती है, और एक होता है रोटेशनल मोशन जिसमें कि बॉडी गोल गोल घूमती है। जैसे कि पंखा अगर घूमता है तो गोल गोल घूमता है, और किसी भी कार का स्टीयरिंग घूमता है तो वो भी गोल गोल घूमता है। तो रोटेशनल मोशन के लिए हमको 2 फोर्स की जरूरत होती है। सिंगल फोर्स से रोटेशनल मोशन नहीं पॉसिबल है, जबकि स्ट्रेट लीनियर मोशन के लिए एक ही फोर्स से हमारा काम चल सकता है। तो रोटेशनल मोशन का जो विरोधी गुण है
जो आंतरिक गुण है किसी भी बॉडी का रोटेशनल मोशन को अपोज करने का, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोल घूमती हुई बॉडी का इनर्शिया है, जिसके कारण वह अपना घूमना नहीं रोक पाती है और अप्लाइड एंगुलर फोर्स का विरोध करती है। जैसे हमने इनर्शिया का मेजरमेंट मास के द्वारा करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसको हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से ये फार्मूला निकाला, I = mr² ऑफ अ पार्टिकल। अब कोई भी बॉडी होती है, वो बॉडी अपने आप में इट इज अ सिस्टम ऑफ फोर्स, यानी जो भी बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई होती है, तो हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना रहता है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, अब इसका ये पार्टिकल है, इसके अगर सर्कमफेरेंस पर घूम रहा है पार्टिकल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका मास m और उस एक्सिस से जो भी उसका रेडियस है उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट, यानी I = mr²। इसको यहां पर भी आप समझ सकते हैं, r यहां से रेडियस है और m का, ये m जो है मास पार्टिकल, ये इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है I = mr²। अब मान लीजिए इस प्रकार के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये मान लीजिए एक पार्टिकल, ये मान लीजिए इसको m1 नाम दे दीजिए, इसको r1 नाम दे दीजिए, इसको दूसरा पार्टिकल ले लीजिए m2, अब इसका ये r2, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अलग है। इस CD पे आप देख सकते हैं, CD पे आप एक दूसरा पार्टिकल बना दीजिए। अब ये पार्टिकल यहाँ सर्कमफेरेंस पे था, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो इसका रेडियस थोड़ा कम हो गया। इसी तरह से कोई तीसरा पार्टिकल ले लीजिए, इसका रेडियस और कम हो जाएगा, मास भी चेंज हो सकता है। तीसरा पार्टिकल यहाँ ले लीजिए, ये मान लीजिए m3 पार्टिकल और इसका रेडियस r3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल बॉडी क्या होगा, I = m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस अप टू n पार्टिकल्स mn rn²। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, I = समेशन ऑफ m r², I नाम दे दीजिए mi ri², where I = 1 and I = n। तो ये हमारा फार्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब इसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा पार्टिकल की एक्सिस से दूरी पर निर्भर कर रहा है। अगर इस पार्टिकल का मास अगर हम डबल करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डबल हो जाएगा, लेकिन इस पार्टिकल का डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना पार्टिकल का जो है, मान लीजिए हमने रेडियस डबल कर दिया, r3 और r1 का अब रेशियो ले लीजिए कि r1 r3 से डबल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस पे ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है और मास पे भी निर्भर करता है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस असर करता है। इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये एक वुडन प्लैंक है। अब ये वुडन प्लैंक को आप देखेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा जो मास है, अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करते हैं, देखिए आप इसको इस एक्सिस पे रोटेट कीजिए, ये बड़ी आसानी से रोटेट हो जाएगा, बिकॉज ये जो फारदेस्ट पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस एक्सिस से इतना है, ये फारदेस्ट पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस इतना है, ये फारदेस्ट पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्सिस से डिस्टेंस इनका यहां पर है। अगर आप इसको चेंज कर दीजिए और आप इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कीजिए, आप देखिए अगर आप इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स मांगेगा, बिकॉज ये जो पार्टिकल्स हैं इनका डिस्टेंस अब एक्सिस से बहुत ज्यादा बढ़ गया। कंपैरेटिवली ये पार्टिकल का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है और इस पार्टिकल का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये ज्यादा बढ़ गया। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन का जितना जितना एक्सिस से मास दूर होता जाएगा उतना उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ता चला जाएगा। अब इसी बात को रिवॉल्विंग चेयर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया का ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये एक चेयर है, रिवॉल्विंग चेयर, जिसके दोनों तरफ ये वेट लगे हुए हैं। जैसे अगर हम वेट को हम दूर करके इसको घुमाएंगे तो ये स्लो घूमेगा, और वेट को जैसे जैसे हम नजदीक लेते आएंगे और ये तेजी से घूमने लगेगा,
क्योंकि जब हम ये वेट हम इसके दूर रखते हैं तो I = mr² के हिसाब से इसका जो r है वो बढ़ जाता है। अब r बढ़ जाता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस टू रोटेशन भी बढ़ जाता है। जैसे ही हम वेट्स को नज़दीक लाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, इसका जो मास की दूरी है रोटेशनल एक्सिस से कम हो जाती है, जिसके कारण इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और ये तेजी से घूमने लगता है। चलिए आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका धीरे धीरे घूम रहा है। जैसे जैसे मैं वेट्स को नज़दीक लाता जाऊंगा तो ये आपका तेजी से घूमने लगेगा। स्पीड आपकी बढ़ गई, वेट नज़दीक लाने से वेट दूर कीजिए, स्पीड आपकी स्लो हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर मास जो है सेंटर के नियर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और मास अगर सेंटर से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अपन साइकिल पर चल रहे हैं और साइकिल के आगे एक पत्थर का टुकड़ा आ गया, तो साइकिल को उसको क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो सकता है साइकिल रुक जाए। अगर वहां पर एक ट्रक का टायर आ जाए, यानी ट्रक के सामने टायर पत्थर का टुकड़ा आ जाए, तो ट्रक कितना आसानी से उसको क्रॉस कर जाता है। तो साइकिल के पहिए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से वह रेजिस्टेंस कम कर पाता है, और ट्रक के टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से वो अपने घूमने की गति को रेजिस्टेंस नहीं कर पाता है, और साइकिल के टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने के कारण वह जल्दी रेजिस्ट कर लेता है। तो इससे क्या सिद्धांत निकलता है कि उसको चलाने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको चलाने के लिए भी कम मेहनत करना पड़ेगी और रोकने के लिए भी कम मेहनत करना पड़ेगी, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको चलाने के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और रोकने के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर अब कोई पूछे बदलना चाहते हो कि नहीं, तो फिर क्या जवाब निकलेगा? नहीं, क्योंकि पदार्थ का स्वाभाविक गुण है बदलाव का विरोधी, और यही इनर्शिया है लीनियर मोशन के केस में, और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन के केस में। लेकिन बच्चों एक चीज आप बदल सकते हो, और वो है लाइक बटन का रंग। लाइक बटन को आप दबाइए, अभी वो काले से नीला हो जाएगा। आशा है आज आपको इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारा चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को अब अगले अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.